नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हमारी तरफ से पहली बार कोई स्पेस मिशन पे गए थे राकेश शर्मा, तब उनसे हमारी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये पूछा था कि ये बताइए कि आपको स्पेस से इंडिया कैसा लग रहा है। तो उन्होंने एक जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब सवाल यह आता है कि ये जो हिंदुस्तान है हमारा, ये क्या शुरुआत से ऐसी ही परिस्थितियों में था? जिन फिजिकल मैटर्स को, फिजिकल ज्योग्राफी को हम देखते हैं, जो डाइवर्सिटी को हम देखते हैं, क्या एग्जैक्टली वैसा ही था या कुछ चेंजेस थे? देखो दोस्तों, एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि एवोल्यूशन या फिर चेंजेस, ये प्रकृति या फिर नेचर जो है उसका एक परमानेंट कैरेक्टर है, ये हमेशा परिवर्तन में रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इसी के तहत आज का जो हमारा इंडियन लैंड मास है, जिसमें आज हम अलग अलग जियोलॉजिकल या फिर अलग अलग स्ट्रक्चरल फीचर्स देखते हैं, आप देखोगे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म वहां पर ऑपरेट होया हुआ है। इसके एविडेंसेस हमें मिलते रहते हैं। अब आप देखेंगे कि लाखों वर्षों के सफर में एक अद्भुत चेंज जो एक्सपीरियंस किया है हमारी इस लैंड मास ने, जिसके चलते आज हम नॉर्थ में हिमालयाज की बात करते हैं, तो दक्कन वाले रीजन में एक प्लेट्यू की बात करते हैं, तो कोस्टल एरियाज में किस तरीके से मैदान बने हुए हैं, और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। एक जमाना वो था जब पूरी दुनिया एक साथ, जमीन का जो हिस्सा था एक साथ था, जिसे पेंजिया बोला गया, और उसको सराउंड करते हुए पूरा एक बहुत बड़ा एरिया था पानी का, जिसको बोला गया गोंडवाना। और आज देखेंगे कि आज का जो भारतीय भूभाग है, जो नो डाउट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड, आज ग्लोब के बिल्कुल नॉर्थ में लोकेटेड है, बट कोई जमाना ऐसा था जब हमारा भूभाग बिल्कुल सदर्न पोल के पास में हुआ करता था। तो अपने इस सफर में आप देखेंगे कि कितने सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर लैंडमास ने देखे हैं, चाहे फिर वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो, क्लाइमेट चेंज हो, इरोजन, डिपोजन, ऐसी कई डायनामिक कंडीशन से होकर के ये लैंडमास गुजरा है। आज अगर इस सब कॉन्टिनेंट को हम पूरा डिटेल में स्टडी करें, तो इसकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बात करो या एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करो या फिर डिफरेंट डाइवर्स कल्चर की बात करो, हम एक बात कहे बिना नहीं रुकते, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दोस्तों, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे डेवलप हुई, यही आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है, जिसमें हम हिमालय में माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में भी जानते हैं, वहीं पर डेक्कन प्लेट्यू जो कि एक फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के आधार पर बना, वो कैसे बना, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आज जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो या बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो, उनको अगर हम टैकल करना चाहें तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान रखना होगा। देखो, सवाल यह है कि ये जो आज हम हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करने की शुरुआत कर रहे हैं, इसका सवाल कब शुरू हुआ कि भाई ऐसा क्यों है। देखो, हमें यह पता है कि पहले ट्रेड या तो लैंड के थ्रू होता था या फिर वाटर्स के थ्रू होता था। आजकल तो चलो आपके पास में एरोप्लेन वाला एरिया भी है, बट जो वाटर के थ्रू जो ट्रेड होता था वो ज्यादा वॉल्यूम में होता था। तो ऐसे में यूरोपियन के पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि इंडिया से जो भी ट्रेड करे, साउथ ईस्ट एशिया से जो भी ट्रेड करे, वो लैंड के थ्रू किया करते थे, जो कि मोर और लेस अरेबियन या फिर वेस्ट एशियन रीजन से होकर के गुजरता था, और वहां पर लुटेरे उनको लूट लेते थे। तो उनके पास में सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे हम इस ट्रेड को इन लुटेरों से बाईपास करते हुए कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर आप देखते हो एक्सप्लोरेशन की शुरुआत होती है अलग अलग रीजन में। तो शुरुआत में सबसे पहले कौन निकलता है? क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन सिटीजन, या फिर हम कहें इटली में जेनोवा नाम से एक एम्पायर हुआ करती थी, वहां का इंडिविजुअल। तो वो निकला तो था कि कैसे भी करके इंडिया के लिए एक छोटा सा रास्ता या फिर एक अच्छा सा रास्ता ढूंढ लिया जाए, जिससे कि ट्रेड बड़े गजब तरीके से हो सके। पर वो भटक गया, पहुंच गया कहां पर? पहुंच गया वो और ज्यादा वेस्ट की तरफ, और वो जा पहुंचा यहां पर इन आइलैंड्स में, जिनको आज हम कैरेबियन आइलैंड भी बोलते हैं। और क्रिस्टोफर कोलंबस यहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि यहां पर एक नई जमीन देखने को मिली है, बट इसको इतना आइडिया नहीं था कि ये नई जमीन बिल्कुल न्यू वर्ल्ड है। इसने ये कह दिया कि ये तो इंडीज आइलैंड्स हैं। फिर बाद में समय के साथ में क्लियर हुआ कि ये तो वेस्ट में लोकेटेड कुछ आइलैंड्स हैं, जहां पर से दो बड़े बड़े नए कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन का आइडिया लगा। तो ऐसे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इनको एक तरीके से वेस्ट इंडीज के नाम से जानना शुरुआत कर दिया, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसी जो नई दुनिया है उसका पता पड़ा, जिसके बारे में आज से पहले कभी था ही नहीं।
तो सवाल क्या निकल के आता है कि इस तरीके की जो वॉयजेस थी, इस तरीके की जो समुद्री यात्राएं थी, इनको ध्यान रखते हुए फिर यह निकला कि हमें एक मैप बनाने की जरूरत है जिसके आधार पर हम पूरी दुनिया को ड्रॉ कर सके, समझ सके कि कौन कहां पर लोकेटेड है। बोले दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं गोल भी है, दुनिया जो है उसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल पास में लोकेटेड और बहुत सारे दूर दूर लोकेटेड है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, अब्राहम ओरिएंटलिस्ट नाम के एक इंडिविजुअल, उन्होंने एक अपनी तरफ से, वो भी एक तरीके के सेलर ही थे, उन्होंने मैपिंग का काम शुरू किया और उन्होंने मैप बनाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने रिफाइन करके 1570 के साल में अपना ये मैप एक तरीके से पब्लिक किया, जिसमें यह बताया कि किस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग जमीनें लोकेटेड है। यह मैप आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से आज का जो हमारा कंटेम्प्रेरी मैप है उसके साथ में मैच करता है। अब यह था कि जब अब्राहम ओरिएंटलिस्ट ने इस तरीके से यह मैप बनाया ना, तो उनका यह कहना था कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग, मतलब एक दूसरे को फेस करने वाली साइड्स हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल मैच करती हुई दिखाई देती हैं। तो उनका आइडिया ये था कहीं ना कहीं ये कभी साथ हुआ करते थे। बट अगेन समय का मोड़ मानो कि 1598 आते आते अब्राहम ओरिएंटलिस्ट की हो गई डेथ। ऐसे में ये जो मामला था ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आगे फिर और भी स्कॉलर्स आए, जैसे कि थियोडर क्रिस्टॉफ, अलेक्जेंडर वोल्ड हम्बोल्ट, इसके अलावा एंटोनियो स्नाइडर, पेलेग्रिनी, इन्होंने भी कई आइडियाज प्रोपाउंड किए कि किस तरीके से ये जो दुनिया थी इसको हम एक साथ देख सकते हैं, कोई जमाने में ये कभी ना कभी साथ रही होगी। बट समय के साथ में फिर बाद में एक इंडिविजुअल की एंट्री होती है इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। वेगनर जो थे वो मेटेरोलॉजी, मौसम विभाग से भी थे, जानकारी रखते थे, जियोलॉजी में भी एक्सपर्ट थे और एस्ट्रोनॉमी के भी अच्छे खासे जानकार थे। तो उन्होंने फिर बाद में अपनी एक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसके आधार पर इनके द्वारा यह कहा गया कि जी जो दुनिया है उसको अगर हम ढंग से स्टडी करें तो उसके अलग अलग लैंड मासेस को जब सेट करेंगे तो वो जिगसॉ फिट के अंदर आ जाएंगे। और इन्होंने फिर अपनी एक बुक भी पब्लिश की जिसको नाम दिया था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स को जब एक साथ ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ी जमीन बन जाती है, जो कि कोई जमाने में एक साथ एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट को फॉर्म कर देती है, जिसको नाम दिया पेंजिया। और वहीं पर दूसरी तरफ इसको चारों तरफ से कवर करने वाला जो एक बहुत बड़ा ओशन था उसको नाम दिया गया पेंथालासा। अब आप क्या देखते हैं कि पेंजिया और पेंथालासा का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको इन्होंने फिर अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना शुरू किया कि किस तरीके से आज से ज्यादा भी नहीं तो 22 करोड़ साल पहले ये जमीन जब एक साथ थी तो इसको पेंजिया बोला, जिसमें आज के पूरे कॉन्टिनेंट, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका ले लो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, सब के सब बोले एक साथ थे पेंजिया। और उसके चारों तरफ में एक बहुत बड़ा ओशन था जिसको पेंथालासा बोला। फिर जब ट्रायजिक पीरियड आया तो बोले 2000 लगभग 20 करोड़ साल पहले, मतलब 2 करोड़ साल बाद में, ये पर्मियन पीरियड के 2 करोड़ साल बाद में ये जो बड़ा कॉन्टिनेंट था ये 2 पार्ट्स में टूट गया। एक को बोला गया लॉरेशिया, दूसरा बोला गया गोंडवाना। ये टर्मिनोलॉजी इन्हीं के द्वारा यूज की गई थी। फिर इसमें ये बताया कि एक वाटर बॉडी जो थी वो बीच में बनती चली गई और ये जो 2 लैंड मासेस थे सेपरेट हो गए, जिसमें नॉर्दर्न जो था वो लॉरेशिया, सदर्न जो था वो गोंडवाना, और इनको सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी जो थी जिसका नाम दे दिया टेथिस सी। अब आप देखते हैं कि जब क्रिटेशियस पीरियड में पहुंचे तो ये जो लैंड मासेस थे लॉरेशिया और गोंडवाना, इनके अंदर भी ब्रेक आने लग गए और आज का जो हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इस तरीके से है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस बात को इनके से जब पूछा गया कि आप ये बात बोल रहे हो तो इस बात को साबित कैसे करोगे, क्या कारण था जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया, तो इनके द्वारा ये बोला गया कि देखो जी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, और रोटेट कर रही है तो सीधी बात है जो भी मटेरियल होगा उसकी टेंडेंसी पोल की तरफ जाने की रहेगी। तो एक तो बोला पोल फ्लीइंग फोर्स, और बोला मून और सन जो है वो अर्थ के आसपास में हमेशा बने रहते हैं। अगर हम वैसे देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके टाइडल फोर्सेस ने भी इस लैंडमास को खींच लिया। इसकी वजह से एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ चला गया और एक साउथ की तरफ चला गया। इस तरीके की ब्रेकिंग उन्होंने बताई, बट इस बात से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर बाद में जब थ्योरीज के ऊपर आगे सवाल जवाब हुए तो जब इन्होंने 1915 के बीच 1915 से 18 के बीच में थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने, तो इनकी थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए एक और एंट्री होती है नई चीज की, वो थी
कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने दी थी। उनका यह कहना था कि अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सेमी मोल्टन फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल है, और उस सेमी मोल्टन फॉर्म का जो मटेरियल है उसके ऊपर आपका जो अर्थ का आउटर पोर्शन है, जिसको हम आज क्रस्ट बोलते हैं, वो बोले उस पर तैरता है। और वो जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं नीचे जो लावा है, नीचे जो मैग्मा है, उसके मूवमेंट की वजह से वो प्लेट्स ऊपर वाली जो लिथोस्फीयर है वो मूव करती रहती है। इस तरीके से उन्होंने ये जो मूवमेंट था अर्थ के इंटीरियर में मटेरियल का, उसको बोल दिया कन्वेक्टिव करंट। और इसी के आधार पर बोला कि ये जो मटेरियल है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के पास और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे एंट्री लेते हैं, बस स्टैंड पे एंट्री लेते हैं, तो हमारा लगेज डाल देते हैं एक कन्वेयर बेल्ट पे, और वो बेल्ट जिस तरीके से मूव करता है उसके साथ साथ में हमारा लगेज भी मूव कर जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही बोले ये ऊपर का पार्ट जो है वो नीचे वाले लिक्विड वाले पार्ट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये मूव करता रहता है। तो इस बात से और ज्यादा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट मिल गया। फिर आगे जब और ज्यादा स्टडीज की बात आई, बोले ये एक ही जगह पे क्यों हो रहा है, फिर अगर हम स्टडी पर्टिकुलर रीजन की करें तो एक क्यों, फिर तो पूरी दुनिया में होनी चाहिए। तब ये थ्योरीज के ऊपर और एक्सप्लोरेशन हुआ जब 1965 में कैनेडियन जियोफिजिस्ट टूजो विल्सन ने प्लेट टेक्टोनिक वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया। फिर उस डिटेल्ड मैकेनिज्म के बारे में पार्कर और मैकेंजी ने 1967 में स्टडी दी। फिर डब्ल्यूजे मॉर्गन ने भी इस एस्पेक्ट को और ज्यादा क्लियर करते हुए 1968 में काम किया। और 1960 के टाइम पे प्रोफेसर हैरी हेस वो क्या कर रहे थे कि वो उनका सोचना ये था कि जब ऊपर की ये जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ओशन फ्लोर जो है वो बढ़ भी रहा है, एक्सपेंड भी कर रहा है। सी फ्लोर एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने दिया। तो इस तरीके से इन सभी स्कॉलर्स के आइडियाज ने मिलकर के एक नए इस आइडिया को इजाद कर दिया, जिसको बोला गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और अल्टीमेटली इस बात को जब समझा गया तो क्लियर हुआ कि जहां पर कन्वेयर बेल्ट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कन्वेक्टिव करंट्स दूर जा रही हैं, वहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जहां पर कन्वेयर बेल्ट्स पास पास में आ रहा है वहां पर टकराव हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो टकराव वाली कंडीशन है, जहां पर एक इधर से प्लेट आ रही है, एक इधर से प्लेट आ रही है, जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको लिथोस्फेयर बोला गया, उनके बीच में टकराने की वजह से, और फिर यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनी, क्योंकि जो हैवी वाली प्लेट है वो नीचे सबडक्ट कर गई, जो हल्की वाली है वो ऊपर रह गई, और इसी के परिणाम के तौर पर बोला आज का हमारा हिमालय बना। इनके द्वारा थ्योरी में जो प्रोपाउंड किया गया उसमें बड़ी बड़ी मेजर प्लेट्स का नाम दिया, जैसे कि पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन प्लेट। इस तरीके से इन्होंने मेजर आप देख सकते हैं 7 प्लेट्स का नाम दिया, और बाकी छोटी छोटी और जैसे कोकोस, नाज़का, ये और प्लेट्स का नाम भी दिया। बट हमारा जो पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इंडिया कैसे बना, तो हम अब बात करेंगे इंडियन प्लेट्स की। किस तरीके से इंडियन प्लेट जो थी, मैंने बोला कि सदर्न पोल के पास थी, फ्लाइट करते करते आगे तक चली गई, परिणाम के तौर पर यहां पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स बन गए। तो उस जर्नी की शुरुआत होती है दोस्तों यहां से, जब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड टूट जाते हैं, बीच में टेथिस सी बन जाता है, और इसके ब्रेक के बाद में कुछ ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जो इंडियन प्लेट है वो फ्लाइट कर रही है। आप इस इंडियन प्लेट के ऊपर नोटिस दो, देखो ये कैसे गोंडवाना प्लेट से, गोंडवाना वाले हिस्से से टूट करके ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लाइट करती हुई चली गई। और ज्यादा भी नहीं तो आज से 20 मिलियन साल पहले, लगभग 2 करोड़ साल पहले यह कॉलिजन हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि यहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स हुए। आपको ध्यान ये देने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो यह पर्टिकुलर रीजन पूरे दुनिया से कनेक्टेड है, और ये दुनिया की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर इसका जो एवोल्यूशन है, जो प्रोसेस है, इसमें लाइफ पता नहीं कितनी बार खत्म हो गई, कितनी बार स्टार्ट हो गई। इस धरती के ऊपर डायनासोर जैसे बड़े बड़े दानव, विशालकाय जानवर भी रहे हैं, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहे हैं। तो ऐसे में बताया जाता है कि 3 बार तो लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और अब ये कहीं ना कहीं चौथा एवोल्यूशनरी प्रोसेस अभी हमारा
कंटिन्यू चल रहा है। एक समय जब था जब ये पेंजिया पेंथालासा ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में थे, पर जब से ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है तब से आप देखेंगे कि बहुत सारे वेरिएशंस आ गए। जुरासिक पीरियड की अगर बात करें तो उस टाइम पर ये ब्रेक आने लग गए थे, ये क्रैक्स आने लग गए थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं डायनासोर्स के रहने का, सर्वाइवल का जो स्कोप था वो भी कहीं ना कहीं घटता चला गया। अब आप देखो कि यहां पर अल्फ्रेड वेगनर ने जो बातें बोली थी वो एकदम क्लियर है कि किस तरीके से इनको अगर हम एक साथ लें। अब आप खुद देखो इस एनिमेशन में कि किस तरीके से सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होकर हुए थे और फिर दूर हो गए, और यही प्रोसेस जो था उन्होंने एविडेंस भी दिए, और फिर आर्थर होम्स की जो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है उसने इसको और ज्यादा सपोर्ट कर दिया। अब देखो जब इंडियन प्लेट प्रोसेस में आ ही गई थी दोस्तों, तो इधर तो थी आपकी यूरेशियन प्लेट और इधर थी आपकी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट टकराई, टकराते टकराते जैसे इंडियन प्लेट थोड़ी हैवी थी क्योंकि ओशनिक पार्ट इसमें ज्यादा था, और वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर गई, और उसके परिणाम के तौर पर यहां पर बनने लग गए फोल्ड, और उन फोल्ड्स का नतीजा क्या हुआ, आपके बन गए हिमालयाज। यूरेशियन जो पोर्शन था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कैसे ऊपर उठ गया जिसको तिब्बतन प्लेट्यू हमने बोला, और फिर जो माउंटेन रेंज बची उसको हिमालयाज बोल दिया, और हम इंडिया में आज लोकेटेड है जहां पर हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब इंडियन प्लेट इस गोंडवाना प्लेट से टूट करके नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, तो उस टाइम पर यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर एक छोटा सा हॉटस्पॉट है जहां से लगातार मैग्मा निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है, उसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। और उसके ऊपर से जब यह प्लेट निकल रही थी तो उसी टाइम पर आपका फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्रिएट हुआ जिसको आज हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो प्रोसेस था ये करोड़ों सालों तक चलता रहा। नतीजतन आज हमारे पास में नॉर्थ में हिमालयाज हैं, उसके अलावा हिमालयाज जो पूरी दुनिया की 22% जनता को पानी प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं से बहने वाली पेरिनियल रिवर के चलते यहां पर नॉर्दर्न रीजन में आप देखते हैं कि हमारे इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स लोकेटेड है, जिनको क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन के तौर पे भी देखा जाता है। इसके अलावा देखें तो आपको उसी के साउथ में आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है हमारा, वहां पर आपको खारे पानी की लेक्स मिल जाएंगी, और वो लेक्स जो हैं वो टेथिस सी का रिमेन बताई जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये इंडियन प्लेट यहां पर थी, अभी हम देखेंगे फिर से, तो यहां पर क्या था, एक वाटर बॉडी जो कि यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से सेपरेट कर रही थी, जिसको टेथिस सी बोला गया, और उस टेथिस सी की रिमेन्स के तौर पे यहां पर देखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज, ये जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इसका यहां पे, जो कि यहां से टकराने के बाद में आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो आज डेजर्ट बना है, वहां पर जब खुदाई होती है ना, तो दोस्तों वहां पर फॉसिल्स मिलते हैं आपको वेल्स के, शार्क के, क्योंकि ये कभी ना कभी जमीन के नीचे धसी हुई जगह थी, पानी के नीचे डूबी हुई जमीन थी, और इसका एविडेंस यहां से भी क्लियर हो जाता है। आज हिमालयाज की बात करें दोस्तों, तो लगातार हिमालयाज हर साल ज्यादा भी नहीं तो मतलब 5 mm पर ईयर की हाइट तो लगातार बढ़ रही है, और उसी की वजह से जो ये इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, इसकी वजह से यहां पर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, और उन अर्थक्वेक्स में सबसे खतरनाक अर्थक्वेक पिछले समय में ये आप देख सकते हैं नेपाल में आया था, जिसके चलते बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, क्योंकि नेपाल कंप्लीटली हिमालयन रीजन में लोकेटेड है, और इस तरीके की त्रासदियों का डर हमेशा हमारे साथ बना रहता है, पता नहीं कब क्या किस तरीके से एक्टिविटीज हो जाएं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज भी इंडियन प्लेट है वो लगातार मूव कर रही है। आज भी इंडियन प्लेट के ऊपर रिसर्चर्स अपना रिसर्च करते चले जा रहे हैं, और कुछ रिसर्चर्स का तो यह कहना है कि प्लेट्स जो हैं, ये ऊपर का जो लिथोस्फेरिक स्ट्रक्चर है, हार्ड वाला स्ट्रक्चर जो है, जो कि नीचे मेंटल जो है उसके ऊपर फ्लॉट कर रहा है, वो यूं मूव कर रहा है मानो इसको कुछ धागे से, एक कपड़ा है जिसको कुछ लोग धागे से खींच रहे हैं, कुछ धक्का मार रहे हैं, बोला ऐसा मूवमेंट पूरे सरफेस पे चलता रहता है। और इसी का नतीजा ये है कि आज अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ की जो प्लेट्स हैं, एक तरफ आपकी अफ्रीकन, दूसरी तरफ नॉर्थ में आपकी यूरोपियन,
यूरेशियन। वहीं पर वेस्ट की तरफ अटलांटिक में आप क्या नोटिस करेंगे कि साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहां पर मूवमेंट आपको 10 से 40 पर ईयर दिखेगा। वहीं पर पैसिफिक प्लेट सबसे ज्यादा मूव करती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें भी पर्टिकुलरली साउथ अमेरिकन रीजन में वहां पर 160 पर ईयर की स्पीड से वो मूव कर रही है। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से इंडियन प्लेट अभी कोलाइड कर रही है, लगातार उसका कॉलिजन चल रहा है, वायलेंट एक्टिविटीज हमारी सरफेस के अंडर में चल रही है, उसका नतीजा यह है कि जो हिमालयन रीजन है वहां पर, जैसे पर्टिकुलरली मैं नाम लूं यहां पर, तो भूटान वाला जो एरिया है वहां पर आपको कई जगह पर हीलियम 3 के आइसोटॉप्स का एक्सप्लोजन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो अर्थक्वेक का आना, आइसोटॉप्स का रिलीज होना, रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज का चलते चले जाना, लैंडस्लाइड का आना, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे लाइफ पर पूरा इंपैक्ट डालती हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकलती है दोस्तों कि क्या प्रोसेस रहा जिसके चलते ये आज का जो डाइवर्स इंडिया है, जहां पर हम अलग अलग कल्चर्स देखते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स देखते हैं, वो डेवलप हुई। जबकि शुरुआत कहां से हुई थी? जब पूरी जमीन एक साथ थी, जब वहां पर लाइफ एक जैसी थी। बट आज के समय में जो इंटरनल एक्टिविटीज है उसके चलते ये जमीनें दूर पास यूं चलती रहती हैं। और इसी का नतीजा है कि आज हम जिस तरीके की अर्थ देखते हैं, जिस अर्थ सरफेस पे हम रहते हैं, उसमें कई परिवर्तन आ चुके हैं और फ्यूचर में आते रहेंगे। अब दोस्तों आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपको सिंपल सा कमेंट करके मुझे जवाब दे देना है। आप ये बताओ कि ये जितने भी प्लेट्स हमने देखी, इनमें से सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? टेक्टोनिक प्लेट्स में लार्जेस्ट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।